हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, अगर आपने कभी किसी कार परचेज का इनवॉइस चेक किया हो तो आपको पता होगा कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहले कार का बेसिक प्राइस लिखा होता है। बेसिक प्राइस मतलब कार का एक्चुअल प्राइस। अब मान लेते हैं कोई कार है जिसका बेसिक प्राइस है 15 लाख रुपीज। ओके, उसके बाद में क्योंकि ये कार एक गुड्स है, गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो जब गुड्स की सप्लाई होती है तो उस पर जीएसटी भी लगता है। अब मान लेते हैं इस कार पर है 28% की रेट से जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है, तो इसका मतलब सीजीएसटी लगेगा 14% की रेट से। कितना हो गया इसका? 2,10,000 रुपए। और एसजीएसटी लगेगा 14% की रेट से 2,10,000 रुपए इसके साथ में। राइट, 28% जीएसटी है तो सीजीएसटी 14%, एसजीएसटी 14% होगा। इसके बाद में इस पर लगेगा कंपनसेशन सेस। ये कंपनसेशन सेस क्या होता है? ये जीएसटी का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जब जीएसटी चार्ज करते हैं तो किसी किसी गुड्स पर कंपनसेशन सेस भी चार्ज किया जाता है। सारे गुड्स पे नहीं किया जाता। किस पर किया जाता है? जो लग्जरी आइटम्स होते हैं या सिन गुड्स होते हैं। लग्जरी आइटम जैसे कार है, कार की सेल की जा रही है, 15 लाख रुपए की कार है, लग्जरी आइटम है, इस पर कंपनसेशन सेस चार्ज होगा। और जो सिन गुड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे पान मसाला, टोबैको, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, ये सिन गुड्स होते हैं, तो इन पर भी कंपनसेशन सेस चार्ज किया जाता है। अब मान लेते हैं ये कार है, इसके लिए कंपनसेशन सेस की रेट है 20%, तो 15 लाख का 20% मतलब कितना हो गया? 3 लाख रुपए। तो इस तरह से हमारे जो कार की वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो होती है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो आएगी 22,20,000 रुपए। ओके, उसके बाद में इस पर चार्ज किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% की रेट से। किसका? इस अमाउंट का, जो कि हो जाएगा 22,200 रुपए। अब ये टीसीएस क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 206C1F है, वो कहता है कि अगर कोई पर्सन, कोई सेलर किसी मोटर व्हीकल की सेल करता है जिसका प्राइस 10 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो वो जो सेल कंसिडरेशन को रिसीव करता है उसके साथ 1% की रेट से टीसीएस को भी कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे मोटर व्हीकल का प्राइस कितना है? 22,20,000 रुपए, 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो टीसीएस को भी साथ में कलेक्ट करेगा। तो ये जो अमाउंट होता है, ये जो टैक्स है, ये टैक्स तो क्या है? जीएसटी है। और ये जो टैक्स है, ये टैक्स क्या है? एक तरीके से ये इनकम टैक्स है। राइट, दोनों में डिफरेंस है। ये जीएसटी कलेक्ट करेगा, सेलर जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। यहाँ पर टीसीएस को कलेक्ट करेगा, मतलब इनकम टैक्स है ये, इसको कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये जो टीसीएस है वो कार का जो सेल कंसिडरेशन होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, उस पर कलेक्ट किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जो टीसीएस होता है वो हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। और अगर किसी प्राइस पर अगर हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है तो टीडीएस हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। तो टीडीएस इस प्राइस पर डिडक्ट होता है, लेकिन जब टीसीएस कलेक्ट होना है तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पर कलेक्ट किया जाता है। दूसरा कंफ्यूजन लोगों को ये भी रहता है कि कुछ लोग कहते हैं जो टीसीएस या टीडीएस होते हैं ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे जीएसटी है ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है ही, और जो टीसीएस हुआ या टीडीएस हुआ ये भी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। तो गाइस, ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता। टीडीएस और टीसीएस ये इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, जो जीएसटी है, अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो तो जीएसटी तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना है, उसका आपको कहीं कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, आपको जीएसटी देखना ही नहीं है, वो तो आपको देना ही देना है। लेकिन जो टीडीएस होता है, टीसीएस होता है, अगर आपका डिडक्ट हो गया या कलेक्ट हो गया तो ये कोई घबराने की बात नहीं होती। जब अपना आप आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उस टाइम पे आपको इसका क्रेडिट मिल जाता है। मान लेते हैं किसी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न जब वो फाइल करने बैठा, 50,000 रुपए का उसका जो है इनकम टैक्स बना, उस टाइम पे उसको, क्योंकि ये जो टीसीएस है ये इसने एडवांस में पे कर चुका है, पहले पे कर चुका है, तो 22,200 का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। और नेट अमाउंट, अब वो नेट अमाउंट इनकम टैक्स का पे कर देगा। तो जो टीडीएस होती है, टीसीएस होती है, एक तरीके से क्या है कि आपने अपने इनकम टैक्स को एडवांस में ही पे कर दिया। राइट, अब जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी ईयर एंड पर, आपको नेट करके वो टैक्स लायबिलिटी पे करनी है।
अब मान लीजिए आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं बन रही, जीरो लाइबिलिटी बन रही, लेकिन आपने 22,200 रुपये तो पे कर दिए, तो घबराना नहीं है, इसका आपको रिफंड मिल जाएगा, 22,200 का आपको रिफंड मिल जाएगा, राइट। तो ये जो होते हैं इनके क्रेडिट मिल जाते हैं जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन इसके लिए आईटीआर फाइल करना भी जरूरी होता है। आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो अपना रिफंड कैसे क्लेम करेंगे, लेकिन जो जीएसटी है ये पे कर दिया तो कर दिया, कोई रिफंड नहीं, कुछ नहीं, अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर है तो आप उस चीज को यूज कर रहे हैं तो ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये जो सेक्शन है 2061F, इसमें आया है अमेंडमेंट, किसमें आया है, बजट 2024 में इसमें अमेंडमेंट आई थी, और ये जो अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल हो रही है 22 अप्रैल 2025 से, एक साल बाद, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि ये अमेंडमेंट क्या थी, उसका इम्पैक्ट ये तो हम देखेंगे, साथ में हमें क्या डिस्कस करेंगे हम इसकी आज की वीडियो में कि अगर कोई सेलर टीसीएस को कलेक्ट करता है तो उसको टीसीएस को कलेक्ट करने में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, और वो कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट को कब डिपॉजिट करेगा, कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, ड्यू डेट क्या होगी, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ में बायर का, जिस पर्सन का टीसीएस कलेक्ट हुआ है, जिसने पे किया है ये टीसीएस को, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या ध्यान में रखना है जब वो अपना आईटीआर को फाइल करेगा, ठीक है। इन सारी चीजों को भी हम साथ में समझेंगे, तो वीडियो बहुत रेलिवेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सेक्शन 2061F किसका सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, किसके रिगार्डिंग में है, टीसीएस के रिगार्डिंग, ठीक है, टीसीएस। तो पहले जो ये सेक्शन था बजट 2024 से पहले, वो क्या लिखा हुआ था कि एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, कोई सेलर हो जो क्या करता है कि कोई पर्सन कोई अमाउंट रिसीव करता है सेलर एज सेल कंसिडरेशन, किसकी सेल में, सेल ऑफ मोटर व्हीकल, और जिसका अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो वो 1% की रेट से क्या करता है, इनकम टैक्स मतलब टीसीएस को कलेक्ट करता है, जो मैंने अभी बताया आपको वो ही लिखा हुआ था, ठीक है। बजट 2024 में अमेंडमेंट आई जिसमें ये लाइन, ये वाला जो पॉइंट है ये ऐड किया गया, ये बजट 2024 का पॉइंट है। ये क्या लिखा गया बजट 2024 में, एनी अदर गुड्स, मोटर व्हीकल की सेल करता है तो वो कलेक्ट करता ही था, इसके साथ में अगर कोई अदर गुड्स को भी वो सेल कर रहा है, जो स्पेसिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के कुछ गुड्स को स्पेसिफाई करेगी, और उन गुड्स की भी अगर वो सेल करता है, उसका अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो उस पर भी वो 1% की रेट से टीसीएस को कलेक्ट करेगा। ये चेंज आया था बजट 2024 में। अब उस एक साल बाद 22 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ने वो चीजें जो हैं, वो आइटम्स है उनको नोटिफाई कर दिया है, कौन कौन से आइटम्स हैं जिसको वो पर्सन सेल करेगा 10 लाख से ज्यादा का, तो इन पर भी वो टीसीएस को कलेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया मोटर व्हीकल पे कैसे टीसीएस को कलेक्ट किया जाता है। अगर कोई रिस्ट वॉच है, 10 लाख रुपए से ज्यादा की घड़ी बेचता है, एंटिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, अच्छा यहाँ पे जो है 10 लाख रुपए मैंने बताया टोटल में नहीं है, एक पर्सन मतलब कोई पर्सन आया जिसने 10 लाख रुपए से ज्यादा की कोई घड़ी खरीदी, 11 लाख 12 लाख की घड़ी खरीदी, तो वहां पर टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। तो ये सिंगल पर्सन की सेल पर है, एग्रीगेट एक साल की या एक दिन की सेल के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी एक पर्सन को वो 10 लाख से ऊपर की घड़ी बेचता है, कोई एंटिक्स, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर्स बेचता है, कॉइन सेल करता है, यॉच, रोविंग बोट, हेलीकॉप्टर को सेल करता है, सनग्लासेस सेल करता है 10 लाख रुपए से ज्यादा के, अगर कोई हैंडबैग को सेल करता है, पर्सेस को, शूज को, कोई स्पोर्ट्स वियर को या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को, कोई होम थिएटर सिस्टम को सेल करता है 10 लाख रुपए से ज्यादा, हॉर्स की सेल कर रहा है फॉर रेसिंग एज इन क्लब्स और पोलो, ठीक है। अगर इनकी ये 10 आइटम है, इनकी सेल पर भी 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो ये चीज थी। तो 22 अप्रैल 2025 से बीइंग अ बायर हमको ये ध्यान रखना है। वैसे हम तो इतनी महंगी शॉपिंग करते नहीं है, जो लोग करते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा के पर्सेस, सनग्लासेस, शूज वगैरह खरीदते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि भाई 1% की रेट से अब आपका टीसीएस भी कलेक्ट किया जाएगा। अब इतनी चीज तो
ठीक है, सबको पता है, सबको समझ में आ गई। अब बात क्या है, अब हम देख लेते हैं जो पर्सन, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। तो जब सेलर टीसीएस को कलेक्ट करेगा उसको क्या क्या बात ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो वो इनवॉइस बनाएगा, बायर को इनवॉइस बनाकर देगा और उस इनवॉइस में सेपरेटली टीसीएस का अमाउंट वो शो करेगा। जैसे मैंने आपको पहले इनवॉइस दिखाया था जिसमें टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% कितना है वो लिख कर दिया था, इसी तरीके से यहाँ पर सेपरेटली शो होगा इनवॉइस में, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में वो क्या करेगा, टीसीएस कब कलेक्ट करेगा, जब वो अमाउंट को रिसीव कर रहा है, सेल कंसिडरेशन को रिसीव कर रहा है, तो अमाउंट के साथ साथ टीसीएस का अमाउंट भी रिसीव करेगा। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन, उस टाइम पर ही वो टीसीएस को कलेक्ट कर लेगा। अब जब वो टीसीएस को कलेक्ट करेगा उसके साथ ही वो जो बायर है जिससे वो अमाउंट को ले रहा है वो उसका पैन नंबर भी ले लेगा, क्योंकि भाई टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, टीसीएस कलेक्ट करेगा, डिपॉजिट करेगा, गवर्नमेंट को अपने पास तो रखेगा नहीं, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को देगा, रिटर्न फाइल करेगा, उसमें पैन नंबर उसका देगा उस पर्सन का जिसने बाय किया है वो सामान, तो पैन नंबर भी उसका वो कलेक्ट कर लेगा, ये इंश्योर करना है सेलर को। उसके बाद में उस टीसीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। कब डिपॉजिट कराएगा, जिस महीने टीसीएस कलेक्ट किया है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट कराना है वो टीसीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे अप्रैल में सेल की, 22 अप्रैल से ये लागू हो रहे हैं नियम, तो अगर 25 अप्रैल को कोई सेल की है तो फिर मई में 7 मई तक उस अमाउंट को करा देना है। मई में जो सेल की है जून तक डिपॉजिट, 7 जून तक डिपॉजिट कर देना है। इस तरीके से मंथली बेसिस पर नेक्स्ट मंथ की 7th तक उसको डिपॉजिट कर देना है। अब उसने डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। डिपॉजिट करने के बाद में सेलर को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल किए जाते हैं। फॉर्म नंबर होता है 27EQ। 27EQ होता है जिसमें वो अपने टीसीएस के रिटर्न को फाइल करेगा क्वार्टरली बेसिस पे। जैसे फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, ड्यू डेट क्या है 15 जुलाई तक, जब क्वार्टर एंड होता है उसके नेक्स्ट मंथ की 15 तक रिटर्न फाइल करना होता है। जुलाई अगस्त सितंबर का 15 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 15 जनवरी और जनवरी फरवरी मार्च का 15 अप्रैल नहीं है 15 मई है। एक महीने की रिलैक्सेशन है लास्ट वाले क्वार्टर के लिए, क्योंकि क्लोजिंग का क्वार्टर होता है, तो इस वजह से 15 अप्रैल नहीं 15 मई तक, 15 मई तक आपको सेलर को अपना टीसीएस का रिटर्न फाइल करना होता है। क्लियर, अभी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। अब जब वो अपना रिटर्न फाइल कर देगा टीसीएस का, उसके बाद में बायर जिसका टीसीएस कलेक्ट हुआ है उसको एक टीसीएस सर्टिफिकेट भी देगा। उस टीसीएस सर्टिफिकेट का नाम क्या है, फॉर्म 27D। ये टीसीएस सर्टिफिकेट भी इश्यू कर देगा। और ये टीसीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट क्या है, 15 दिन के अंदर जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, उसके 15 दिन के अंदर। तो 15 जुलाई के मतलब 30 जुलाई, 15 अक्टूबर मतलब 30 अक्टूबर, ठीक है, 15 जनवरी 30 जनवरी, 15 मई मतलब 30 मई, यहाँ तक, ठीक है। इनको क्या करना होता है, जो टीसीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है बायर को। फॉर्म मैंने बता दिया, फॉर्म 27D होता है, वो इश्यू करना होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो बायर है, बायर को जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो उसके लिए उसको क्या एविडेंस मिल गया, एक तो उसके पास, बायर के पास क्या आया, एक तो फॉर्म 27D आ गया, जो सर्टिफिकेट, जो एविडेंस है कि हाँ उसका टीसीएस कलेक्ट हुआ है। एक क्या होता है कि जैसे ही सेलर अपना फॉर्म 27EQ फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करेगा टीसीएस का, उसके बाद में ही बायर का जो 26ES होता है, उस 26ES में एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो 26ES क्या होता है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड को, अपना अकाउंट बना लेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड हो इनकम टैक्स एक्ट की वेबसाइट में तो वहां पे आपको 26ES नाम का फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में जो TDS कहीं अगर आपका डिडक्ट हुआ है पूरे साल, या टीसीएस आपका कलेक्ट हुआ है कहीं भी पूरे साल, तो वहां पर वो सारी एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी, ठीक है। ये फॉर्म 26ES में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। कब रिफ्लेक्ट होती है, जब जो सामने वाला पर्सन है वो
रिटर्न फाइल कर देता है, उसके बाद ही रिफ्लेक्ट होती है। तो हार्ड कॉपी में तो उसको 27D तो मिलेगा ही मिलेगा सेलर से। ये भी इशू करना कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है कि वो इशू नहीं करेगा, पेनल्टी लगती है अगर इशू नहीं करेगा तो। 27D तो इशू करेगा ही करेगा, लेकिन जब वो रिटर्न फाइल करेगा उसके बाद में इसके जो फॉर्म 26AS है उसमें वो ऑटोमेटिकली एंट्री जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये दो चीजें होती हैं बायर के पास में। अब यहाँ पे उसके बाद में जो अपने रिकॉर्ड्स हैं, जो सेल के हैं, TCS कलेक्ट किया है, जो पेमेंट मेड किया है, उसको वो प्रॉपर अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करेगा ही करेगा, है ना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ऑडिट के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, वो करेगा। उसके बाद में बायर जिसका TCS कलेक्ट हुआ है, जिसने TCS पे कर दिया है, अब उसको क्या करना होगा, तो उसको अपना जब वो ITR फाइल करेगा, ITR फाइल करते टाइम उसके पास में फॉर्म 27D होगा, सर्टिफिकेट, TCS का सर्टिफिकेट होगा 27D, उसके 26AS में भी अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, राइट, और उसके AIS में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें भी ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन है, 10 लाख रुपए से ज्यादा की आप परचेज कर रहे हो, हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन है, तो वहां पर भी ये ट्रांजैक्शन आपका रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आप जब अपना ITR फाइल करने बैठेंगे तो इन सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे अमाउंट को, उसके बाद में ITR फाइल करेंगे, फिर उसके बाद में अपना टैक्स निकालेंगे, टैक्स निकालने के बाद में जो TCS है उसका क्रेडिट ले लेंगे। मैंने आपको पहले बताया था 50,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, 22,200 रुपए आप पे कर चुके हैं पहले से, ठीक है, नेट टैक्स आप पे करेंगे। इसी तरीके से अपना क्रेडिट लेके नेट टैक्स पे कर देगा, अगर उसका रिफंड बन रहा है तो वो रिफंड को ले लेगा। बायर को ये ध्यान देना है। दूसरी बात, बायर को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देनी है कि भाई 10 लाख रुपए से ज्यादा के सनग्लासेस आपने खरीदे हैं, शूज खरीदे हैं, तो आपका जो ITR है वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि आप इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो इनकम भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आपके एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम जो है वो जस्टिफाई करनी चाहिए। तो आप अपना ITR इस सारी चीजों को ध्यान में रखकर फाइल करें, क्योंकि AIS में वो रिकॉर्ड आ चुका है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की, तो अपना ITR भी केयरफुली आपको फाइल करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको PPT चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होंगी, कुछ चीजें नई नई सीखने को मिली होंगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।